न्याय। न्याय एक ऐसी चीज होती है, अगर किसी को न्याय मिल जाए तो वो चैन की सांस ले सकता है, और अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो वो वहीं पे अपनी सांसें रोक लेता है। एंड आज की ये जो कहानी है, ये न्याय और हमारे भारत देश के एक ऐसे अदालत की है जो कि बहुत पुरानी है। एंड ये एक ऐसी अदालत है ना गाइस, कि यहाँ पे ऐसे कठोर डिसीजंस लिए गए हैं अपने पूरी जिंदगी भर में। ऐसे ऐसे गुनहगारों को यहाँ पे सजा दी गई है जो कि शायद से उसको, वो लोग गिल्टी थे इसके लिए उनको बोली सजा दी गई। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे और भी डिसीजंस लिए गए थे जिसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। और उन डिसीजंस के वजह से ही, उन्हीं गलत न्याय के वजह से उस अदालत में आज भी ऐसे बहुत सारे आत्माओं का बसेरा है। हॉन्ट करती है वो आत्माएं यहीं पे। आज की ये कहानी एक वकील की है। एंड ये कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप इसे एक बार सुन भी लोगे ना गाइस, तो आप ना अगली बार कभी भी किसी भी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने से पहले एक बार रुक जाओगे ना, आप सोचोगे कि इस अदालत में इसके जिंदगी भर में ऐसी ऐसी खौफनाक हादसे हुए रहेंगे जिसके वजह से शायद से मुझे थोड़ा बहुत चौकन्ना होना चाहिए इस अदालत में खड़े होने से पहले। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी है मनमोहन घोषाल की, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक लॉयर थे। एंड ये जो हादसा है ना, ये कुछ साल 2022 के अराउंड का था, जब मनमोहन घोषाल जस्ट अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़ा केस जीते थे। एंड बहुत टाइम हो गया तो उनको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किए। एंड उन्होंने कहा कि अभी बहुत वक्त भी हो गया, और ऊपर से आज हम लोग एक बहुत बड़ा केस भी जीते हैं, तो फिर कोर्ट के पास में ही एक बहुत अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। थोड़ा हमको अपना माइंड फ्रेश करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। वो लोग गए उस रेस्टोरेंट में, रात भर अपनी वहाँ पे उन्होंने निकाली। अभी लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, एंड मनमोहन का कहना था कि बहुत रात हो गई है अभी, और कल सुबह सुबह हमें कोर्ट भी पहुँचना है, सो इट्स बेटर कि अभी हम लोग निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले ना गाइस, बाहर देखा कि बाहर एकदम सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा। बस रात का अंधेरा था और कुछ नहीं, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, सब शांत हो चुका था। अब इतनी रात हो ही रही थी तो फिर सब लोग ने ये वाली बात डिसाइड करी कि ऑलरेडी हमको कल तो मिलना ही है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर उन सब ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया, एंड वो एक राइट वे के डायरेक्शन में चलने लग गए, क्योंकि वहीं से हाईवे आता था। लेकिन जो मनमोहन था ना, वो लेफ्ट में जा रहा था जहाँ पे कोर्ट है। तो फिर मनमोहन का जो दोस्त था वजहरी, उसने उसको रोका एंड कहा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो यार, राइट साइड में हाईवे आता है, आपको कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हो आप। तो फिर उसने बोला कि मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आ रही है, एंड जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे वहाँ पे थे ही नहीं, सो मैं जाके आता हूँ। फिर वजहरी ने कहा कि चलो ठीक है, रेस्टोरेंट में वॉशरूम नहीं था, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तू ये सब एक सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए तू जज के कोर्ट में क्यों जा रहा है? यहीं पे कहीं पे तू सड़क पे भी तो कर सकता है, यहीं पे कहीं पे कर ले, और उसके बाद चल घर पे जाते। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए, ये लोग वकील है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है। एंड जो मनमोहन था वो इसी चीज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को रखना चाहता था अपने तक, एंड उसने बस इग्नोर किया वजहरी को, एंड वो चला गया कोर्ट के अंदर। फिर वजहरी ने भी बोला अभी इतनी रात हो रही है, एंड ये वैसे भी 10 मिनट में तो बाहर आ ही जाएगा, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे बाहर बैठ जाता हूँ, एंड जैसे वो आएगा फिर हम लोग साथ में घर की तरफ निकल जाएंगे। और गाइस, जितना उजाला सुबह सुबह होता है ना अदालत में, उतना ही ज़्यादा अंधेरा होता है रात के वक्त। एंड कोई भी अगर जाएगा ना तो डेफिनेटली डर ही जाएगा। एंड जब वो भी वहाँ पे पहुँचा मनमोहन, तो वो भी अंदर देख सकता था कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और बस थोड़ी सी चांद की रोशनी आ रही है ऊपर ऊपर एक खिड़की थी वहाँ से। लेकिन स्टिल उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिकॉज वो ये सारी चीज़ों को ना बहुत एज अ चैलेंज लेता है। वो बिल्कुल भी नहीं डरता, ये सबसे पढ़ा लिखा है, वकील है, सो ऑफ कोर्स वो अपने प्रिंसिपल के साथ हमेशा ही स्टैंड करता है कि नहीं मैं नहीं डरूंगा। लेकिन उसे ना बाथरूम में जाना था, एंड बाथरूम जाते वक्त ना एक कॉरिडोर आता है बीच में, जहाँ पे थोड़ा सा भी उजाला नहीं था, एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा। एंड जब मनमोहन उस रात के अंधेरे में उस अदालत के कॉरिडोर में चल रहा था, तो उस वक्त ना चलते चलते उसको अचानक से पायल की आवाज़ आई, एंड उसके जो पाँव थे ना वो वहीं पे थम गए, वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा था। फिर भी वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करने की कोशिश कर रहा था ना, उसके दिमाग में बस ऐसे चल रहा था कि अंधेरा है, अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, जिसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। तो स्टिल उसने थोड़ी बहुत हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा। जैसे ही पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा था। उसको थोड़ी बहुत राहत मिली,
एंड फिर वो वापस से चलने लग गया। लेकिन तभी जैसे ही मनमोहन थोड़ा सा आगे बढ़ा था, उसको वो पायल की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। और इस बार ना वो जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही थी। वो इतनी ज़्यादा नज़दीक आ रही थी कि लाइक उससे कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी अभी, और उसको ऐसा लग रहा था अभी ये सारी चीज़ें लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन है, रियल लग रही है। एंड फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, एंड इस बार वहाँ पे कुछ तो था, और उसको ऐसा भी महसूस हुआ था कि किसी ने तो उसके गर्दन पे छुआ है। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे, उसको गूज़बम्स आ गए थे टोटली। वो ना उसने बस एक नज़र ना ऐसी रखी हुई थी, इस तरफ उसका मुंह था कॉन्स्टेंटली, इस तरफ, एंड वो चले जा रहा था, पीछे उसकी नज़र थी, एंड वो चल रहा था, और उसको ना अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था कि अब वो चलते चलते दौड़ने लग रहा है। फिर उसको लगा कि शायद से पीछे कोई है ही नहीं। फिर उसने जैसे ही आगे देखा, आगे एक औरत खड़ी थी वहीं पे उसके सामने, एंड वो भागते भागते एक दीवार से टकरा गया एंड नीचे गिर गया। उसकी आंखें फिर भी थोड़ी बहुत खुली थी। उसने देखा कि वो औरत अब मनमोहन के करीब आ रही है, उसकी ओर बढ़ रही है, वही पायल की आवाज़ करके। वहीं पे वजहरी जो कि कोर्ट के बाहर बैठा हुआ था, उसे लगा कि अभी मनमोहन को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है यार, इतना तो समय नहीं लगना चाहिए, पास में ही तो है बाथरूम। फिर उसने बोला चलो ठीक है, मैं भी अंदर जाके देख ही लेता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है, ये कहीं पे अटक तो नहीं गया, कहीं पे फंस तो नहीं गया, या अदालत के अंदर गया। फिर वो जो कॉरिडोर था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, एंड उसने देखा कि कॉरिडोर के पास ना कुछ तो गलत है। उसको किसी ना किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई है। फिर उसे दूर देखा कि कोई तो ज़मीन पे लेटा हुआ है, ये कोई और नहीं मनमोहन ही है। वो उसके कपड़ों से पहचान सकता था उसे। एंड सिर्फ वहाँ पे मनमोहन अकेला नहीं था ना, उसके बगल में एक औरत भी बैठी हुई थी जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। और इस समय वजहरी बहुत ज़्यादा डर चुका था, कांपने लग गया था वो, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उसके नज़दीक जाने लग रहा था। लेकिन जाते समय ना उसने देखा कि ये एक नॉर्मल औरत जैसी ही है, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वैसा। बाल है उसके अच्छे खासे खुले बिखरे हुए, बस उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हुए। फिर वो जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा, उस औरत ने पीछे पलटा, एंड इस वक्त वजहरी शॉक्ड था, क्योंकि जब तक वो देख रहा था उस औरत के बाल थे, लेकिन अभी उसके बाल तो क्या, उसका सर भी नहीं था। जैसे ही उस लड़की ने, उस औरत ने वजहरी को देखा, वो वहां से भाग गई। एंड भागते वक्त ना वजहरी को बहुत अच्छे से वो पायलों की आवाज़ें याद है, अच्छे से सुनाई दे सकती थी कि हाँ पायलों की आवाज़ें है यहाँ पे। फिर वो ना मनमोहन के पास गया, एंड उसे ना थोड़ा होश में लाने की कोशिश करी। एंड मनमोहन जैसे ही होश में आया, उसने वजहरी को कस के गले लगाया, एंड वो रोने लग गया। वजहरी ने पूछा अरे क्या हुआ तेरे साथ? तब जाके मनमोहन ने वो सारी चीज़ें बताई कि वो क्यों यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये बात ऐसी थी कि मनमोहन उस औरत को देख के नीचे गिर गया, एक दीवार को टकरा के। जब वो नीचे गिरा ना, वो साफ साफ देख सकता था कि उस औरत के पैर हैं, उसके औरत के पैर में पायल बनी हुई थी। उसे जैसे ही ऊपर देखा, उसने एक और एक चीज़ देखी कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। वो अपने हाथों तले ना ऐसे पीछे चल रहा था, एकदम पीछे चल रहा था। वो बचने की कोशिश कर रहा था उस औरत से, लेकिन वो औरत ना बहुत ज़्यादा भी चीखने चिल्लाने लग गई थी, चिल्ला रही थी, बहुत शैतानों जैसी आवाज़ थी उसकी। फिर जो मनमोहन था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस औरत ने उसे पकड़ लिया था। एंड फिर उसे पकड़ने के बाद वो औरत सीधा मनमोहन के ऊपर बैठ गई। ना जाने वो उसके साथ क्या करना चाहती थी, लेकिन वहीं पे मनमोहन बेहोश हो गया। फिर ये सारी बातें करते करते वजहरी और मनमोहन उस कोर्ट रूम से बाहर आए। बाहर आने के बाद वो एक उस टपरी पे एक जाके बैठ गए थे। एक चाय की टपरी थी पास में छोटी सी, वहाँ पे जाके बैठे हैं और भी इस बारे में बात करने लग गए। फिर उस टपरी वाले ने कहा कि आपने जो भी देखा और सुना है ना, वो कोई वहम नहीं है, बल्कि हकीकत है। उस टपरी वाले ने कहा कि आज से कई सालों पहले, लाइक ईयर 1881 के अराउंड, एक औरत आई थी इस कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में, जिसका नाम था निस्तर राउत, और वो पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट थी। एंड वो इस कोर्ट में आके वो उसका ये अपील था कि मैं एक शादी करना चाहती हूँ, एंड वो एक डायमंड मर्चेंट है, तो फिर मैं शादी जब तक नहीं कर सकती जब तक मेरा जो नाम है उस रजिस्टर से ना हट जाए, एज उसमें ऑक्यूपेशन में प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है, मुझे ऑफिशियली एक प्रोस्टिट्यूट नहीं रहना है। एंड जब निस्तर ने ये वाला अपील रखा था कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे उसका ये जो अपील था उसको नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप एक प्रोस्टिट्यूट हो, एंड हम लोग वो ही मानेंगे, एंड आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हम रजिस्टर से आपका नाम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। निस्तर ना बहुत ज़्यादा भी नाराज़ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा भी दुखी हो चुकी थी, अपसेट थी। उसको समझ में नहीं आया था अब वो क्या करेगी, शादी कैसे करेगी। फिर ये सब कुछ सोचने के बाद उसने सोचा कि चलो मैं जाती हूँ,
अपने उस फियांसे के पास है ना, उससे जाके बात करती हूँ, जो कि डायमंड मर्चेंट था। वो जैसे ही उसके घर पे पहुंची, उसने देखा कि उसको पुलिस लेकर चले जा चुकी है, उसको रॉबरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुके हैं। इस वक्त निस्तर एक बहुत ही ज़्यादा गलत हालत में थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके लाइफ में क्या हो रहा है, अब वो क्या करेगी। एंड जब बहुत सारे लोगों ने उसकी पूछताछ करनी चालू करी तो सबको निस्तर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो गई कहाँ पे है। फिर पुलिस ने भी अभी छानबीन करनी चालू कर दी थी। फिर उनको फाइनली जाके निस्तर मिली, उनके जो वो डायमंड मर्चेंट था उसके गार्डन में मिली। गार्डन में दफनाई गई थी वो निस्तर। जब वो देख रहे थे निस्तर को तो उसके बदन में कोई भी कपड़ा नहीं था, पूरी तरीके से नेकेड थी वो। उसकी गर्दन भी नहीं थी, कटी हुई थी गर्दन। सिर्फ उसके पूरे बदन में अगर कुछ था तो वो थी उसकी पायल, जिसकी आवाज़ें सुनाई देती है। और वो दिन है और आज का दिन, ये वाली बात कही जाती है कि कोलकाता हाई कोर्ट में निस्तर की आत्मा आज भी भटकती है और किसी को भी आधी रात में वहाँ पे आने नहीं देती, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। एंड इस कोलकाता हाई कोर्ट की ये जो कहानी है ना, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कोलकाता हाई कोर्ट में एक और एक कहानी थी जो कि 19th सेंचुरी की है। 19th सेंचुरी में ना एक आदमी रहा करता था जो कि एक पोएट था, उसका नाम था तपीस। एंड वो ना ब्रिटिश के खिलाफ ना अपनी आवाज़ें उठाने लग रहा था। एंड उसी कारण की वजह से ना कोलकाता हाई कोर्ट में उसकी पेशी हुई। एंड पेशी होने के बाद उसको सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो उसको जेल में डाल दिया गया था टोटली। जब उसे जेल में डाला गया था ना तपीस को, तो उसको ना अंदर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था, उसको ऐसे भूखा रहने दिया जाता था, उसको बाहर भी नहीं निकाला जाता, बस अंदर ही रखा जाता था। तपीस ने फिर कुछ दिनों तक, कुछ वक्त तक उसने अंदर से ही अपने आक्रोश दिखाया, लेकिन एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। वहाँ की जो पुलिस वाले थे वो भी उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। एंड देखते ही देखते बिना खाने पीने के तपीस की अभी मौत नज़दीक आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। एंड एट द एंड उसकी मौत हो गई वहीं पे। एंड तब से कहा जाता है कि जो ये आदमी था तपीस, वो उसी कोलकाता हाई कोर्ट में घूमता रहता है, भटकता रहता है। जो भी आधी रात में उसको मिल जाता है वो उससे पानी मांगता है कि मुझे पानी दे दो। वो उसके लिए तरसता है, उसके लिए तड़पता है। ये दोनों ही कहानियों को सुनकर व्रजहरी और मनमोहन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि अभी हम जिस जगह से आए हैं इतने रात को, वहाँ पे 2 आत्माओं का वास है। वहाँ पे 2 ऐसी आत्माएं घूमती है, 2 ऐसी आत्माएं भटकती है जिनको कभी भी उनकी ज़िंदगी में न्याय नहीं मिला। उनको एक तड़प तड़प के मौत का सामना करना पड़ा था। तो शायद यूली बात तो एकदम ही पक्की है कि वहाँ पे उनका वास है, वो वहाँ पे भटकती है एंड अपनी न्याय की भीख मांगती है। एंड ये जो कहानी है ना गाइज, उसका सबूत मांगने के लिए, उसका सबूत देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमको एक कहानी मिली थी कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है, उनका नाम है डिटेक्टिव्स ऑफ सुपरनैचुरल। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने कई सारे केसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड एक टाइम तो ऐसा था कि जब कोलकाता के जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी उनकी मदद मांगी थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। एंड जब इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के सामने ये चीज़ आई थी, ये जो केस था कोलकाता हाई कोर्ट का, ये आया था उनके सामने, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को भी जाना है वहाँ पे, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे कोलकाता हाई कोर्ट या फिर किसी और हाई कोर्ट में भी जैसे दूसरे रिक्वेस्ट, अपील, फाइल्स ऐसे ही पड़ी हुई रहती है, वैसे इनकी रिक्वेस्ट भी वहाँ पे वैसी ही पड़ी रही, उनको भी नहीं जाने मिला। लेकिन एक बात के लिए तो मैं 100% श्योर हूँ गाइस कि अगर उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को उस कोर्ट में जाने का मौका मिलता था तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रूव करके आ ही जाते थे। लेकिन कोर्ट का ही काम आसान हो जाता था उससे, लेकिन स्टिल उनको नहीं मिला मौका। लेकिन आज भी एक बात तो एकदम क्लियरली बोली जाती है विद अ फुल स्टॉप कि हो सकता है आज भी कि वो निस्तर की आत्मा वहाँ पे ऐसे ही भटकती रहती है, अपने न्याय के लिए चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है, वहीं पे भटकती है। और दूसरी तरफ तपीस, वो आज भी वहाँ पे घूमता है कि आधी रात में बस उसको कोई तो एक ऐसा शख्स मिल जाए, कोई तो एक ऐसा इंसान मिल जाए जिससे जाके वो पानी की मांग कर सके एंड कोई आके उसकी प्यास बुझा सके। एंड गाइज ऐसा हो सकता है कि जब इन दोनों आत्माओं को उनका इंसाफ मिल जाए तब ये भी वहाँ पे भटकना बंद कर दें, हो सकता है। लेकिन जो कोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में रहते हैं। जो केसेस इंसान मर जाए या कुछ भी हो जाए वो कभी केसेस क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन उसका इंसाफ बहुत ज़्यादा डीले में होता है। अगर इंसानों का इंसाफ नहीं दे रही है कोर्ट इतना फास्ट, तो भूतों की कहाँ पे ही ये लोग अपील सुनेंगे। सो गाइस, ये वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कोर्ट या फिर हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो थोड़े से सतर्क रहा करो। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मरते हैं, कोर्ट एक ऐसी जगह है, अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की मौत का फरमान दिया जाता है। वहाँ पे बताया
बताया जाता है कि इस तारीख में आपकी मौत होगी, वहीं पे इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वहीं पे इंसान अपने आप का आपा खो देता है और वहीं पे मरने के बाद उसकी आत्माएं भटकती है। तो इस चीज़ से सतर्क रहिए कि अगली बार आप किसी अदालत में खड़े हो तो हो सकता है कि कोई आत्मा हो आपके इर्द गिर्द और वो आपको देख रही हो और आपकी मौत का इंतज़ार कर रही हो। शुक्रिया।